हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर के एक नए वीडियो में। साथियों इस वीडियो में भूचाल होने वाला है साथियों, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम पूरा जो है भारत के इतिहास को कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें हम पढ़ेंगे साथियों सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे साथियों, और बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल भी पढ़ लेंगे साथियों। और साथ साथ में इसके बाद जो आपका प्राचीन भारत का जो विविध बस्ता है इनको भी कवर करने वाले साथियों। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न धुआंधार चलने वाला है, ठीक है। इसमें जो है कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा साथियों, आप लोग जो है चलते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका स्टार्ट होता है यहाँ से सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है साथियों। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसको जो है कार्यकाल माना गया साथियों। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो घोड़े से आपको ट्रिक लगाना साथियों। घोड़े का पेड़ क्या कर देगा, कोड़ देगा, सुर कोड़दा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर साथियों। अगला सवाल साथियों नॉन स्टॉप चलने वाला है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपको जब रिविजन के माध्यम से जो है बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा, आपको पता है कालीबंगा राजस्थान में, तो किस प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ। तो यहाँ पूछा जा रहा है साथियों मुद्राओं जो हुआ था सेल खड़ी से, ठीक है, सेल खड़ी से हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला साथियों हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता थी। ये किस युग में रखा जाता है, इसको कांस्य युग में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज युग, ठीक है, कांस्य युग में रखा जाता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों। व्यापारी था, ठीक है। यहाँ के सिंधु सभ्यता में लोग व्यापारी थे, जबकि आपको बता दें अभी साथियों वैदिक काल जब पढ़िएगा उसमें आपका जो क्या था, तो पशुपालन और कृषि पेड़ था, ठीक है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो साथियों थे कैसा था, शहरी था, शहरीकरण था यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा सुविधा मिलता था। जबकि वैदिक काल में जो आपका ग्रामीण सभ्यता था, इसको भी अभी याद रख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के जो घर किससे बनाए जाते थे, घर जो बनता था ईंट से बनता था। किससे बनता था, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास में। किसमें, कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसको माना जाता, तो दयाराम साहनी, HD दयाराम साहनी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, इसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है साथियों। ये लोथल में पाया जाता है। लोथल कहां पर आपका स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। पैमाने का खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित। यह खोज कहां पर हुई थी, यहां पर नापने का जो पद्धति था माप तौल का, ये लोथल में। लोथल का आपका गुजरात में। ऐसे ही याद करवा देंगे साथियों आपको पूरा का पूरा। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला, जिसको क्या बोलते हैं, डेड ऑफ माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला साथियों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रचलित है, क्योंकि ये जो सिंधु नदी के तट पर मिला है, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान ने लोगों ने क्या नाम पुकारा था, इसको सिंडन, ठीक है, सिंडन के नाम से इसको पुकारा था। क्या, सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्धता पाई है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर के बारे में बात करें तो हड़प्पा, इसीलिए इसको उचित बनता है कि हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाए। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले, ठीक है। चांदी का जो साक्ष्य मिला कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से मिला, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली, जिसको बोलते हैं जलाशय साथियों, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको धौलावीराव में पाया गया। कहाँ पर, धौलावीराव में इसका खोज हुआ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कब, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज हुआ था साथियों। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी का उपयोग हुआ था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिला। तो घरों के कुएं का अवशेष, जो घरों के कुएं का अवशेष है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, भारतीयों का नाम पूछा जा रहा है, तो वे आपका है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी के द्वारा जो आपका खोजा गया था साथियों, हड़प्पा खोजा गया था, वही रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दयाराम साहनी हो गया, हड़प्पा हो गया, क्या हो गया साथियों, हड़प्पा हो गया। इसके 10 हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड साथियों धुआंधार उड़ने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला,
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी उसको क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। ये कहाँ पर स्थित है, सौराष्ट्र आपका गुजरात में स्थित है साथियों, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी कौन थे, जो हेड था इसको सर्जन मार्शल थे, ठीक है। सर्जन मार्शल थे, कौन थे, सर्जन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया सभ्यता जो मध्य क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, तो बैल, ठीक है, बैल का मिला, जिसके कारण जो है क्या पता चलता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इससे जो है मिले थे, ठीक है। रोम से मिला है, रोमन सिक्के की वजह से, ठीक है, रोम साम्राज्य रोमन के सिक्के की वजह से। हड़प्पा के लोग जो है सम्मानित सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी। हाँ, कैसा था, उचित समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का शख्स कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से, ठीक है। हल से जोता हुआ कहाँ से मिलता है, कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान से, ठीक है। सैदव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगन से, ठीक है। यहाँ पर ईंट का अगर अनुपात पूछ लिया जाएगा तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 याद रखना है। ईंट का अनुपात साथियों क्या रखना, 1 2 4 याद रखना है। इसके साथ एक्स्ट्रा भी फैक्ट बताएंगे साथियों जो भी एग्जाम में आने की संभावना होता है, ठीक है। चलिए अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध के पाकिस्तान के लड़काना जिले में, ठीक है। वर्तमान सिंध प्रदेश से था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है, तो बहुत बड़ा स्नानागार कहाँ पाया, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। और वही जलाशय की बात किया था साथियों, ये दोनों अलग है, ठीक है। जलाशय आपका धौलावीरा में पाया गया है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्रचलन नहीं हुआ है, तो लोहा का, ठीक है। ये बहुत मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट सवाल आता है साथियों, यहाँ पर सबका नाम दे दिया जाता है लेकिन ये आपका नाम नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो लोहा का जो हड़प्पा में जो है खोज नहीं हुआ है, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो गाय का, ठीक है। गाय जो है पालना स्टार्ट कब किया, तो वैदिक काल में इसको जो स्टार्ट किया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल का खोज कहाँ पर हुआ था, तो यह गुजरात में, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया गुजरात में खोजा गया था। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति मिले, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से कांस्य नृत्य मूर्ति मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। चलिए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये आपका लोहा से इसको परिचित नहीं था, ठीक है। लोहा इसको नहीं मिला था, बाकी जो आपको पता होगा कि कासा मिल गया था, ठीक है। सोना चांदी ये सब जो मिला ही था। किस हड़प्पा कालीन से युगल समाधान, मतलब जो स्त्री पुरुष का एक साथ जो दफन होने का जो समाधान मिला है, लोथल से। लोथल कहाँ आपका पड़ता है, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है तो यह संस्कृति पर, ठीक है। किस पर, संस्कृति पर, इस कारण जिसको विलक्षित माना गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। साथ ही इतिहास को आपने 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। तो इतिहास को पहले पढ़ते हैं प्राक इतिहास में, जिसमें हम लोग आदि मानव से लेकर पाषाण युग, ताम्रपाषाण आदि के बारे में इसमें पढ़ते हैं। फिर इसका होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह इसमें पढ़ते हैं। फिर आधुनिक भारत की बात आता है, इसमें जो है आधुनिक भारत अभी तक का मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कवर करते हैं। तो आपका आदि ऐतिहासिक काल में यही यहाँ पर पूछा गया कि आदि ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। चलिए सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक काल से आपका हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये ठीक कैसे नगरीय, ठीक है। गैर आर्य थी, ये आर्य नहीं था, ठीक है। आर्य लोग जो है कैसा था, ग्रामीण था, यह था नगरीय, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्व का कारण क्या है, मृदभांड। यहाँ पर क्या मिला है, मृदभांड मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ठीक है। सिंधु घाटी की संस्कृति किससे भिन्न था, वैदिक से भिन्न था। क्यों, क्योंकि इसके पास वो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास साथियों, तो ये आपके सिंधु सभ्यता के पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति का जानकारी मुख्यतः स्रोत है तो पुरातात्विक खुदाई से। जब इसका खुदाई हुआ ना साथियों, इसी से जो है इसकी हड़प्पा की जानकारी मिली है, ठीक है। किससे, तो खुदाई करने का कारण, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से। सिंधु घाटी के निवासियों, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पर पाए गए। तो क्या पाया गया, तो बर्तन मिला है, जेवर मिला है, हथियार मिला, ठीक है, औजार मिला, ये सभी से वहाँ की जानकारी मिला है साथियों। कहाँ का, तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो आपका जो है हड़प्पा संस्कृति से ही जुड़ा है। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से ही जुड़ा है साथियों। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के ऊपर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग से आपको बता दिए थे। मूर्ति पूजा का जो आरंभ कब से स्टार्ट होता है, तो मूर्ति पूजा का जो है पूर्व आर्य से, किससे, पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया, ठीक है। बहुत बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल आपका कहाँ पर है साथियों, गुजरात में। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में हो जाएगा।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है साथियों? धौलावीरा आपका जो हाथ धोने वाली कला जो है आपका गुजरात में ही है। हाथ धोने वाली जो है धौलावीरा से मिला है जलाशय, ये भी आपका गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा नगरी 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा, यह जो कितने भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा जो है जलाशय मिला है 3 भागों में विभक्त था। चलिए यहाँ पर चलते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया साथियों, ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका क्या कह रहा है? अगला चैप्टर आपका साथियों कह रहा है वैदिक सभ्यता। अब आइए वैदिक सभ्यता में प्रवेश करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन आपके साथियों स्क्रीन पर है। वैदिक सभ्यता में कह रहा है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक काल को किसे माना जाता है? यहाँ पर देखिए साथियों, वैदिक काल को पढ़ते हैं ना, वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक काल, उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसको वैदिक काल भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट वैदिक काल भी पढ़ सकते हैं। तो 1500 से 1000 ईस्वी तक इसको वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। वही उत्तर वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं साथियों, उसको 1000 से 600 ईस्वी तक मानते हैं, ये आपको याद रखना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है या फिर कुलीन होता है। देखिए आर्य शब्द किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ अथवा कुलीन को। आर्य शब्द किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ अथवा कुलीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? श्रेष्ठ अथवा कुलीन को बोलते हैं। अगला, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो है ज्ञान नहीं था, ठीक है। तंबाकू ज्ञान किसको नहीं था साथियों? तो वैदिक काल के लोगों को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक किस नाम से जाना जाता था? तो इसको श्रमण बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे। वेद का विरोध करते थे, ठीक है। वैदिक गणित का महत्व अंग है, तो यह शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र से वैदिक गणित के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुल्ब सूत्र से क्या ज्ञात होता है? वैदिक गणित, ठीक है। क्या? वैदिक गणित। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में, ठीक है। प्राचीन वैदिक के बारे में ऋग्वेद में लिया गया, ठीक है। वेदों की संख्या की बात करते हैं साथियों, 4 है। कितना? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है साथियों। भारत में रजाची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, जो है राज चिन्ह, यहाँ पर राज चिन्ह लिखा जाए साथियों, तो प्रयुक्त होने वाले किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंडूकोप उपनिषद से लिया गया। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों? तो पशुपालन। ऋग्वैदिक जो बात जाते हैं इसमें जो पशुपालन करता है, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे थे? व्यापारी कर रहे थे, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद को। सारे गामा पाधा निसा, ठीक है। संगीत का जो स्टार्ट ही सारे गामा से होता है। सा से सारे गामा, सा से आपका क्या हो जाएगा साथियों? सा से आपका हो जाएगा सामवेद। आइए हमारे भारत में कुछ जो है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक हुए, उसको भी देखते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के आपका कपिल हो जाएगा, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएगा। न्याय दर्शन के गौतम हो जाता है। चवार्क के चवार्क हो जाते हैं साथियों। योग पतंजलि आप अभी भी देख रहे हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायण, ठीक है। वैशेषिक दर्शन कनाद, जो कि सबसे छोटा कण जो बताया था साथियों, आपको पता है कनाद के द्वारा। चलिए अगला, प्रथम विधि निर्माण निर्माता किसको मानते हैं? प्रथम विधि निर्माता जो मानते हैं मनु को मानते हैं। किसको मानते हैं? मनु को। और आधुनिक में किसको मानता है? भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को अभी आधुनिक में जानते हैं अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और पहले मनु को मानते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में भीमराव अंबेडकर को याद रख लेना है फिलहाल अभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इतिहास की दुनिया में जो है घूम रहे हैं, तो अभी वो आधुनिक को जो है याद रखिए, रहता है तो ठीक है, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसको बोला था? श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ बोला जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह संस्कृत की स्टार्ट भगवत गीता का श्लोक स्टार्ट होता है साथियों, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, ठीक है। गोधन है। अगर आपके पास गोधन है तो अब सबसे बड़ा जो है क्या है? तो संपत्ति आपके पास है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, ठीक है साथियों। ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, ब्राह्मण, और आप उसके भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र होने का जो प्रमाण मिलता है, ठीक है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है साथियों? तो ये आपका ईश्वर की महिमा से, ठीक है। ईश्वर की महिमा से ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल मंडल जो है 10 है। सूक्त की बात करें 1028 है, और यहाँ पर टोटल जो है इसकी ऋचाएँ 10,580 है, लेकिन इसमें जो है कुछ दोहराए गए हैं, लेकिन 10,462 आपको जो एक्यूरेट याद करना है, इतना जो है आपको इसका ऋचा है।
250 जो है अग्नि 250 जो इंद्र के लिए मंत्र दिया गया है और 200 जो है ऋग्वेद के लिए मंत्र दिया गया है। ये जो शॉर्ट में आपको देखना याद रखना है। चलिए ऋग्वेद में 250 ऋग्वेद में जो है आपको देख लिया 250 इंद्र के लिए, और फिर बात करते हैं अग्नि के लिए 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यही आपका सबसे पुराना वेद जो है आपका साथियों ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद, सबसे बाद का आपका अथर्ववेद हो जाता है। चलिए युक्ति ज्ञान की ओर से हम लोग देखते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, इसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। त्रयी के नाम से जानता है तीनों वेदों को। ठीक है, त्रयी के नाम से किसको जानते हैं? तीनों को जानते हैं। ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, ऐसी त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? ऋग्वेद में, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस टाइप का वर्ण का उल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, जिसकी संख्या क्या है साथियों? 4 है, जिसकी संख्या 4 है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या हो गया? पवित्र जादू। ठीक है, अथर्ववेद में तो जादू टोना मिलवे करता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बदरायन। ठीक है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराण की बात कर रहा है ना कि साथियों यहाँ वेद का, तो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। किसको? मत्स्य पुराण को। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण भी एक क्या ग्रंथ है साथियों, उसको सबसे जो है प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त जो है देखिए मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से वर्णित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से आपका गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय साथियों है दर्शन। ठीक है, दर्शन। एक बार हम चेक करते हैं क्या हमारा काम हो रहा है। ठीक, बिल्कुल सही तरह से रिकॉर्डेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितना है साथियों? तो ये 18 है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल छूट रहा था, नचिकेता का आख्यान जो मिलते हैं साथियों, जो कि किसको जो है प्रसन्न करते हैं? नचिकेता की कहानी आपने सुना होगा, ये जो कठोप उपनिषद में मिलता है। ठीक है, यमराज को भी प्रसन्न करता है, देख सकते हैं। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्राकृतिक से। वैदिक धर्म जो है ना, ये प्रकृति की पूजा करता था। किसका? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द? पुरंदर अभी भी पर्यायवाची किसके लिए पढ़ते हैं साथियों? ऋग्वेद में इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये ज्यामिति, वैदिक गणित का ज्यामिति जो है किससे? शुल्ब सूत्र से संबंधित है। किससे साथियों? शुल्ब सूत्र से आपका संबंधित है। चलिए अगले पर, अस्तोम सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अस्तोम और सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। वही आपका सत्यमेव जयते मंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ये दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ठीक है, पंजाब में आर्य का आने का जो अलग अलग सबका जो प्रमाण मिलता है। ठीक है, कोई बोलता है मध्य एशिया से आया था, कोई बोलता है अंटार्कटिक से आया था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है साथियों, तो उसको जो हम अलग वीडियो में बताएंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से हो जाता है। ठीक है, और 8वां मंडल को खील बोलते हैं साथियों। ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध का जो दशराज युद्ध था किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी। पुरुषनी का अर्थ क्या होता है साथियों? रावी नदी। रावी नदी। पुरुषनी का अर्थ क्या होता है? रावी नदी होता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। 1/6 क्या है साथियों? तो वहाँ का टैक्स था। ठीक है, धर्मशास्त्र का टैक्स था। ठीक, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक काल को युग को कहा जाता है ब्राह्मण युग। ठीक है, 800 से ईसा पूर्व से 600 तक को क्या मानते हैं? ब्राह्मण युग के बारे में जानते हैं। किसको? ब्राह्मण युग के बारे में जानते हैं। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित नदी। सर्वाधिक जो है बार वर्णित वर्णन जो है सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन आया। ठीक है, सर्वाधिक बार। गंगा का सिर जो है एक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं साथियों। अगला स्लाइड हमारा है उपनिषद काल के अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के। अश्वपति जो शासक थे साथियों आपका कैकेयी का शासक था। किसका शासक था? कैकेयी का शासक था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद आपको बताया साथियों, कठोप उपनिषद से मिलता है ये हमें जानकारी। अगला है वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं। इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में ये कुंभा का नाम पूछा जाता है। कुंभा किसका नाम है मिलान करने वाले में? ठीक है, तो कुंभा का अर्थ हो गया काबुल। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शन प्रणाली है,
तो शंख दर्शन का, कपिल मुनि, शंख दर्शन, जैमिनी, ठीक है, ये सब के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, भारत के किस स्तर की खुदाई जो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो अतरंजी खेरा से, ठीक है, अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, लौह धातु का साक्ष्य जो मिला है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, तो धर्मशास्त्र काल में। कब? धर्मशास्त्र काल में हुआ था यह अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित। अगला, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने, ठीक है, न्याय कौन करता है? गौतम करता है। न्याय कौन करता है? गौतम करता है। कौन करता है? गौतम। प्राचीन भारत में निष्क कहे जाते थे स्वर्ण आभूषण को, ठीक है, नीवी कौन बोलते थे? कपड़ा होता था, ठीक है, अंदर में पहनने वाले कपड़ा को नीवी बोलते थे, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक किसको बोलते हैं साथियों? ये पतंजलि। योग जो है पतंजलि, रामदेव बाबा अभी भी पतंजलि के देख सकते हैं फाउंडर, ठीक है। उपनिषद पुस्तक किस पर है? तो दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पर है? आश्रित दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ करता था, ठीक। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? ये चिकित्सा से, ठीक है, आप जो ऑपरेशन देखते हैं ना, चिकित्सा से संबंधित ये चरक के द्वारा जो ये पुस्तक लिखित था, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है तो आपके यजुर्वेद से, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? इसको गद और पद में कहा गया है, ठीक है, ऐसा वेद है जो कि गद और पद में, इसमें जो विधि विधान है, ठीक है, विधि विधान वाला जो है यजुर्वेद को माना जाता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। कैसा था? गणतंत्र शासन प्रणाली था। कैसा था? गणतंत्र था। एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे जो प्राचीन वेद कौन सा आपका? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का अथर्ववेद है। कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो शंख दर्शन जो है, ठीक है, शंख दर्शन से अलार्कनम से शिक्षा शंख दर्शन का लिया है साथियों। आपको यह भी अभी बताएंगे किससे लिया है, कौन लिया है? तो गौतम बुद्ध ने लिया था। शंख दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। कब हुआ? वैदिक युग में, ठीक है। वैदिक युग में 6 का कितना, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो 6 जो भारतीय दर्शन है, मतलब कितने भारतीय दर्शन है? तो 6 जो है भारतीय दर्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 6। चलिए अगला, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहारित नहीं लाई गई थी? तो ये लुहार, ठीक है, लुहार गिरी जो अभी जो खुरपा हथौड़ी के बनाते हैं सब नहीं लाया गया था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि है। इसमें कहते हैं 15 अधिकरण है, ठीक है, प्रकरणों 15 प्रकरणों में ये विभाजित है, ठीक है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक मानी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण, आदिकाल की ये जो पुस्तक है तो रामायण को दिया जाता है, ठीक है। प्राचीन पुराण कौन सा? आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को, ठीक है, सरस्वती को माना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका उल्लेख कितना बार हुआ है, कमेंट कीजिए इसका उल्लेख कितना बार हुआ है, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो काल या कुटुंब, ठीक है, आधारभूत इकाई क्या था? काल या कुटुंब था। ऋग्वेद युग का प्राचीनतम संस्थान कौन सी थी? तो विदत। प्राचीनतम संस्था, तो ऋग्वेद का प्राचीनतम संस्था विदत था। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको जो है बार बार रिपीटेड किया गया है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। ये गोत्र शब्द जो सुनते हैं ना, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होता है, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे? आपको पता है कि सबसे जो है प्राचीनतम जो कहा जाए मनु था, ठीक है। मनुस्मृति किस पर है? समाज व्यवस्था पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र के द्वारा जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का रचना हुआ है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, ठीक है। अवेस्ता जो है और ऋग्वेद ये दोनों क्या ग्रंथ है? और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से, ठीक है। अवेस्ता कहाँ का? ईरान का है, ठीक है। कहाँ का? ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है। इससे ऋग्वेद पर लगभग सबका आधारित है साथियों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी का मंत्र जो है एक दूसरे से दोहराया गया है बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण जो है
संबंधित है, तो यह आपका अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्वा ऋषि द्वारा जो है जस, इसमें जो है जादू टोना, ठीक है, ये सब के बारे में कन्याओं की निंदा वगैरह वगैरह जो दिया गया है। आर्य शब्द जो इंगित करता है तो श्रेष्ठ अथवा कुलीन, जिसको बोलते हैं निर्जाति समूह को, आर्य शब्द जो है निर्जाति समूह को करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त क्या है साथियों? प्राचीनतम विवाह को संस्कार करने वाला विवाह सूक्त है, किसमें पाया जाता है? तो आपका ऋग्वेद में। किसमें? विवाह सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अधन्य, ठीक है, बद योग नहीं, शब्द जो प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो सभी जो है गाय के लिए किया गया था, ठीक है, किसके लिए? गाय में किया था, ठीक है, गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये आपका कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं या फिर करमू बोलते हैं, ठीक है, कुंभा, ठीक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा साथियों कि आर्य लोग जो आया था ना, ये कहाँ से आया था? तो ये आपका आर्कटिक्स होम से आया था। कहाँ से? आर्कटिक्स होम से आया था, ठीक है, कहाँ से आया था? आर्कटिक्स होम से। चलिए, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू, ये आपने पढ़ लिया है। कौन सा वेद जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो आपको बताए थे यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य में दोनों में है, और इसको क्या बोलते हैं? विधि विधान का जो है पुस्तक यह बोलते हैं, ठीक है, ग्रंथ बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया? ठीक है, उत्तर काल में प्रजापति हो गया, ठीक है, प्रजापति को जो है मानने लगा, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, ठीक है, 16 होती है संस्कार की कुल संख्या। कर्म का सिद्धांत संबंधित होता है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा है, ठीक है, कर्म सिद्धांत मीमांसा है। एक होता है पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, इनके जो है कौन है? तो रचनाकार है। चलिए, अब हम लोग प्रवेश करते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म में, ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म व जैन धर्म में प्रवेश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से जो है तूफानी अंदाज में। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाएगा साथियों 563 ईसा पूर्व में बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल जो है, ठीक है, लव से बताना, लव कुश, ठीक है, इसका जो कभी भूलिएगा नहीं। लव से हो गया लुम्बिनी, यानी कि कभी कभी आधुनिक क्षेत्र पूछ जाता है तो नेपाल आपको बताना है, क्या बताना? नेपाल बताना। कुश से हो गया कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, देवरिया कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या हो गया? इसका जो है मृत्यु हो गया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गया। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध द्वारा विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में है, वो क्या है? जातक में जो है इसका पूर्व जन्म सबका कहानी सबके बारे में वर्णन मिलता है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध का, त्रिपिटक क्या है? पाली भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि बौद्ध का है। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार कौन है? तो नालंदा बिहार, ठीक है, नालंदा बिहार, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करता साथियों? तो कुमारगुप्त के द्वारा होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। कौन किया था? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन, जिसको भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं साथियों, कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। कौन था? बौद्ध दार्शनिक था, ठीक है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजित की गई थी? तो राजगृह, ठीक है, सबसे पहले जो बौद्ध सभा जो राबे पाकुआ का आप लोग ने ट्रिक पढ़ा होगा, राजगृह में किया गया था, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का संकलन जो अंग है वह कौन है? धर्मचक्र, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय का, ठीक है। मिलन पद और राजा मिलन और किस बौद्ध भिक्षुक के साथ जो है ये जो बातचीत होता है? तो मिलन पद और बातचीत है नागसेन और जो है किसके? बौद्ध भिक्षुक के साथ, ठीक है। नागसित और मिनांडर के बीच जो ये बात होती, ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बीच बात होता है, मिलन पदों के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपति, ठीक है, पद्मपति के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस पर? तो कर्म पर करते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत, ठीक है। ये दोनों पर जो दोनों धर्म जो है विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई? राबे पाकु अका आक्को से क्या होगा? कनिष्क कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा, क्या होगा? कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजित हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बहुत सताएगा, इसलिए आपको जो यहाँ पे एक ट्रिक लिखते हैं, ठीक है, राबे पाकु, ठीक है, फिर लिखना है अका अग, अका अग।
यहाँ पर थोड़ा सेंस की जरूरत है। रास हो गया राजगीर, ठीक है, बोस हो गया वैशाली, पास हो गया पाटलिपुत्र, कोस हो गया कुंडलवन कश्मीर, ओस आपका हो गया क्या साथियों, सबसे पहले आएगा अशोक, अजातशत्रु, अजातशत्रु आ जाएगा, फिर आपका काला अशोक आ जाएगा, ओस आपका अशोक आ जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको जो ट्रिक के माध्यम से इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फुल रिवीजन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो आइए बुद्ध के जीवन से जुड़े जो कुछ प्रतीक है, जैसे कि हाथी का प्रतीक क्या होता है, उसको बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी हो गया, कमल का हो गया जन्म हो गया, कमल हो गया, ठीक है। षण का प्रतीक यौवन का प्रतीक हो जाता है, घोड़ा का प्रतीक घर त्याग करने का प्रतीक होता है, और पीपल का ज्ञान का प्रतीक हो जाता है, शेर का जो है समृद्धि का प्रतीक हो जाता है, पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक हो जाता है, और स्तूप जो है मृत्यु। इसको आप जो सेंस के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाथी का प्रतीक आपको याद करना पड़ेगा, जन्म जो है कमल खिलेगा, जन्म हो जाएगा, यौवन जो है एकदम हष्ट पुष्ट यौवन शरीर हो जाएगा, घर त्याग करेगा तो घोड़ा पर चढ़कर घर त्याग कर देगा, ज्ञान प्राप्त करेगा तो एकदम पीपल गाछ के नीचे ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। समृद्धि क्या होगा, समृद्धि होगा तो एकदम शेर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा। निर्वाण क्या होगा, पद चिन्ह, मतलब पद चिन्ह सिर्फ बचेगा तो क्या होगा, निर्वाण हो जाएगा, मतलब शरीर खत्म हो जाएगा, और उस शरीर को स्तूप में जमा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो ये आपका मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो सेंसर लगा के याद रख सकते हैं। चलिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो अलारक्रम, इससे जो है संघ दर्शन का शिक्षा लिया था, अलारक्रम से संघ दर्शन का शिक्षा लिया था। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को कारण बलवती हुई थी, तो बूढ़ार को पहले देखा था, फिर रोगी को देखा था, लाश को देखा था, सन्यासी को देखा था। बूढ़ा को देखकर बोला कि हम भी बूढ़ा हो जाएंगे तो क्या फायदा है, फिर रोगी भी होना है, फिर जब आता है बात लाश को तो लाश भी बनने है। सन्यासी को देखता है, सन्यासी कर रहा है, भगवान की भजन कर रहा है, तो वो सन्यासी का भेष धारण कर लेता है, क्योंकि इससे उसको समझ में आ जाता है अंततः गत्वा जो है भगवान के पास जाना है, ठीक है। चलिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। लेकिन पहला उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको माना जाता है, तो विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। विक्रमशिला का स्थापना क्या किया था साथियों, तो ये क्या बोलते हैं, धर्मपाल ने किया था। कौन किया था, धर्मपाल, ठीक है। पाल वंश के जो है एक राजा थे धर्मपाल थे, ठीक है। भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप कहाँ बनाए गए, तो सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप जो है भारत में सबसे बड़ा जो है सांची का स्तूप कहाँ पर है, आप लोग जो बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। किस शासक ने बौद्ध के लिए जो विख्यात विक्रमशिला स्थापना की थी, यही धर्मपाल ने। कौन, धर्मपाल ने, जो कि पाल का जो है कोई शासक था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था, ठीक है। उसकी राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। कहाँ थी राजधानी, मुंगेर थी। चलिए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया, अशोक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। राबे पाकू अकाक में आप लोग ने देखा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में, ठीक है। पिटक की रचना त्रिपिटक देखते हैं, सबकी रचना पाली भाषा में हुआ। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुई थी, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने, ठीक है। कौन किया था, वसुमित्र ने किया था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित होता है, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो ये बिंबिसार के, ठीक है। बिंबिसार के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का जो है क्या दिया गया था, उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसको क्या बोलते हैं साथियों, तो इसी को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। इसकी, ठीक है, मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी नाम तो यहाँ पर प्रजापति गौतमी याद रखना साथियों, ठीक है। बोध गया कहाँ पर स्थित है, आपके बिहार के गया जिला में स्थित है बौद्ध विहार, ठीक है। और फाल्गु नदी यहीं पर जो आपको देखते हैं बताते हैं, ठीक। सब पिंडदान भी करने जाता है। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का। जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है, जिसमें कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बौद्ध गया में हुआ था, ठीक है, ठीक है। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और बैसाख की पूर्णिमा के रात में इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में बुद्ध का जन्म प्रवचन क्या कहलाता था, धर्मचक्र परिवर्तन। जो पहला उपदेश दिया था इसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। बौद्ध धर्म से समाज के किन वर्गों पर महत्व जो प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर, ठीक है।
और बौद्ध के घर त्याग करने, तो घोड़ा से क्या किया था, घर त्याग कर दिया था। याद रखना, घोड़ा से घर त्याग किया था, तो त्याग करने का प्रतीक आपका घोड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, कपिल वस्तु में, ठीक है, कपिल वस्तु में की गई थी। इसका प्रधान किसको बनाया था, चंदना को, ठीक है। सर्वप्रथम सुनिए बात, शून्यता का सिद्धांत जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, जिसको बोलते हैं भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। क्या साथियों, भारत का आइंस्टीन भी बोलते हैं। और लाइट ऑफ एशिया जो आपको गौतम बुद्ध को ही बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ था, अशोक ने अपने बेटा बेटी को भेजा था, कहाँ, ठीक है, ये कहाँ, यह नेपाल दिया है, नेपाल ने साथियों, वो श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। लेकिन यहाँ पर अशोक का जो है, अशोक जो है नेपाल वाला जो है अलग चीज़ है, तो इसको याद रखना है। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप जो है, इसी कारण सांची विख्यात है। अगला है कि किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो पाली, पाली भाषा में ही इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार हुआ था साथियों, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, भाई ये महावीर स्वामी का जो है चलेगा, महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंड, कहाँ पर, कुंड नगर वैशाली में, ठीक है, कुंड नगर वैशाली में। एशिया का रोशनी किसको बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, तो इसके जो उसका घर जो त्याग दिया था ना, उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और वह जो घोड़ा का प्रतीक होता है, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा माँ किस वंश से संबंधित है, ये माँ जो है किस वंश से संबंधित है, तो इसका मम्मी जो था कोलिय वंश से संबंधित है, किससे, कोलिय वंश से संबंधित है, ठीक है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिली कि शक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक का, ठीक है, अशोक का जो है ये मिलता है, क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है। इससे पता चलता है कि शाक्य मुनि, इसका जो है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यानी कि वर्तमान में नेपाल में हुआ था, ठीक है। ज्ञान देखिए, युक्ति ज्ञान की तरफ से जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसको ज्ञान लेना चाहिए। मौर्य वंश के शासक अशोक के लुम्बिनी देह अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान में दिया था, तो जिसको प्रथम उपदेश बोलते हैं, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, धर्म चक्र परिवर्तन के भी बारे में दिया है। हम लोग जो अगला सवाल पढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, कहाँ, श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में था, यांत्रिक के सरदार थे, ठीक है, यांत्रिक के सरदार थे ये इसके महावीर स्वामी के पिताजी, ठीक है। अगला, महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला था, महावीर की माँ का नाम त्रिशला, और महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध का जो क्या नाम था, उसका बस सिद्धार्थ, क्या नाम था, उसका मूल नाम सिद्धार्थ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी, पावापुरी कहाँ पर है, तो आपका बिहार के पावापुरी में हुआ था। जैनियों ने सबसे पहले तीर्थ कौन थे, तो ऋषभदेव थे। इसमें आपको आरपीएम याद रखना है, आरपीएम क्या याद रखना, आरपीएम। पहला ऋषभदेव हो गया, 23वां आपका पारसनाथ हो गया, 24वां और अंतिम क्या हो गया आपका महावीर स्वामी हो गया। इस तरह से याद रखना है। जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने, 24 तीर्थंकर। और अंतिम जो था तीर्थंकर 24वां था, क्या था, महावीर स्वामी थे, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन किया था, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। चलिए, जैन समुदाय में प्रथम विश्वास के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे अस्तुलभद्र। क्या थे, अस्तुलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो अस्तुलभद्र के साथ कौन एक रहता है साथियों, उसको जो है नाम अभी दिमाग से उतर रहा है, ठीक है, आएगा तो जरूर बताएंगे। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिस्थापित 4 महाभारतों में महावीर ने 5वें महाभारत के रूप में क्यों जोड़ा, इसको ब्रह्मचार्य के रूप में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जामिल था, उसका दामाद जामिल था, ठीक है। अनुजा प्रियदर्शनी उसकी पुत्री थी और जामिल उसका दामाद था। यही सबसे पहले प्रथम शिष्य बना था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा हुआ है, तो जैन धर्म का, ठीक है। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या है, धर्म, यह सब किसका है, जैन धर्म से। चलिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस ने करवाया था, तो चालुक्यों के सोलंकियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है।
सियादवाद सिद्धांत किससे है? तो जैन धर्म से। सियादवाद का संबंध जो है किससे? आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा साथियों? जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। चलिए, कौन सा सबसे पूर्व वैदिक काल जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है, कौन सबसे पूर्व वैदिक काल जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जो कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। जैन का कल्प सूत्र जो रचित है तो भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है साथियों, यहाँ पर नाम आ चुका है। ठीक है, तो भद्रबाहु और एक होता है अस्तुल भद्र, ये दोनों जो है ये हो गया आपका दिगंबर। ठीक है, दिगंबर दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर हो गया वस्त्र पहनने वाला, और दिगंबर हो गया नगर में रहने वाले। ठीक है, अनेकतावाद किसका कोड है? मतलब केंद्र सिद्धांत का दर्शन है, तो जैन मत का। अनेकतावाद किसका है? जैन मत का, बस याद रखना। महावीर धार्मिक घटना, महाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महावीर का यहाँ पूछा जा रहा है। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो और किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति आपने देखा होगा। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। जो इसमें भी जो है सभा का आयोजन होता है तो ये पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, और द्वितीय जैन सभा जो आयोजित होता है वल्लभी गुजरात में होता है। वल्लभी गुजरात में होता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में? तो प्राकृतिक भाषा में और अर्धमगधी में। और जबकि वो आपका क्या था बुद्ध वाला, तो वो आपका था पाली भाषा में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही सर्वप्रमुख होना चाहता था? यह देवदत्त था। उस जब बुद्ध भगवान जीवित थे तभी उसे सर्व जो क्या होना चाहता था? प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है, हेलियोडोरस का स्तंभ लगे आपको भागवत धर्म होने का जो प्रमाण मिलता है, ये किससे संबंधित है? तो वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? तो वासुदेव से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। भगवान संप्रदाय, ये भागवत संप्रदाय विकास का योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी का। ठीक है, योगदान किसका था? हिंद यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? सातवों ने। ठीक है, सात तत्वों द्वारा। ठीक है, सात तत्वों द्वारा। ठीक है, ये जो भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा का जो है प्रारंभ किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा था। कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था साथियों? आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। तो इस तरह से साथियों हम लोग जो है अभी जो है ये आपका जो धर्म तक जो पहुंच चुके हैं। अगला आपका चैप्टर शुरू होता है क्या साथियों? महाजनपद काल। महाजनपद काल स्टार्ट होता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज इसको जो है पूरा का पूरा जो है एक वीडियो में जो है इसका जो है खल्लास करना है, तो जिससे जो है एग्जाम में इससे जो भी प्रश्न आए तो हम उसको भी खल्लास कर पाए। तो थोड़ा सा जो है फिर से वाटर पीने का कोशिश करते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। महाजनपद काल। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? तो गांव के मुखिया सबको भोजक बोलते थे। ठीक है, ग्राम भोजक। पाली भाषा में मुखिया वाला ये जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, भोज खाना। ठीक है, मुखिया का जो भोज करेगा भोज खाना। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन किसका नाम था? अवंतिका। तो इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उज्जैन अवंतिका। ठीक है, उज्जैन क्या बोलते हैं? महाकाल की नगरी। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, क्षिप्रा बोलते हैं, क्षिप्रा बोलते हैं। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक किसको मानते हैं? महापद्म नंद को मानते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को जानते हैं। इसी में आपका आएगा धनानंद दाग दड़ी दाग करते हुए। ठीक है, प्राचीनतम भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा जो है सबसे पहले जो है प्राचीनतम विदेशी आक्रमण होता है। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन आता है साथियों एकदम डायरेक्ट एग्जाम में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को क्या बोलते हैं? कुनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनिक बोलते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक उदयन ने क्या करना है? उदयन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है साथियों। उदयन के द्वारा जो है क्या बनाया गया था? पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया था। बस ये आपको याद रखना है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस के बीच जो है सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था आमने सामने,
तटों पर खड़ा पड़ाव डाला था। तो किस तट पर पूछा जा रहा है, उस नदी का नाम झेलम नदी। ठीक है, किस नदी पर? झेलम नदी को जो है पोरस राजा और सिकंदर के बीच हुआ था। वही आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि जो है सिकंदर का सेना जो किस नदी को पार करने से इनकार कर देती है, तो आपको ब्यास नदी बताना। ठीक है, ब्यास नदी बताना। और ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है साथियों? तो बिपासु है। क्या? बिपासु। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे आपका है, किस प्रकार का मृदभांड मतलब पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण मतलब शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तर काले पॉलिशीकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काल के पॉलिशीकृत बर्तन के कारण क्या मानते हैं इसको? तो भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रमाण मिलता है। पॉलिश चढ़ाने लगा था। क्या साथियों? पॉलिश। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगृह, जिसको क्या बोलते हैं? वैशाली। राजगृह या गिरिब्रिज, वैशाली जिसको बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर राजगृह गिरिब्रिज बोलते हैं, राजगीर बोलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बाय डिफॉल्ट हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पटना को जो बनाया था आपका उदयन के द्वारा बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होता है तो अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय इसी से, तो इसे अंगूर बना देना है। ठीक है, इसको खाना नहीं है, अंगूर बना देना है। इसमें 16 लिख देना है। 16 को जनपद किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। मगध का कौन सा राजा सिकंदर मौर्य का समकालीन था? धनानंद। ठीक है, धनानंद। मगध का कौन राजा? सिकंदर के समय जो सिकंदर आया था उस समय यहाँ का राजा धनानंद था। और इससे मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से जो इसका जो है क्या हो रहा था? टक्कर भी होता है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा भी इसमें जो बहुत सारा काम किया रहता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। ठीक है, कब हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश धनानंद कर रहा था। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र जो मगध था, कौन था? पूरे जो कहा जाता पूरे एकदम मगध उस समय बहुत खतरनाक था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद था। धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है? तो मौर्य वंश की स्थापना कर देगा। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स बोलते हैं, न्यूमीमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभिलेख साक्ष्य के प्रकट होता है नंद राजा के आदेश पर एक जो नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। कौन था? डेरियस था। इसने क्या कर लिया था? तो कुछ भाग को अधीन कर लिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या हुई? इसी कारण से उसे पुत्र अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिताजी को मारकर जो गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, किस शासक ने अवंती के जीतकर मगध में हिस्सा बना कर लिया था? या शिशुनाग ने जो क्या करता? अवंती को, जो अवंती वैशाली था उधर को नहीं जीत पा रहा था, लेकिन शिशुनाग ने जो इसको जीत लिया था। कौन सा बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता था? अंगुत्तर निकाय से करते हैं। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। अगर पूछा जाता है साथियों के पॉलिटी में पूछा जाता है विश्व का पहला गणतंत्र कौन है? तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है, लिच्छवी है, गणतंत्र लिच्छवी है। ठीक है, प्राचीनतम श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है, ये जो आपका जो है श्रावस्ती है इसका कैसा है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है, अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है। मगध का सबसे प्राचीन जो है बृहद्रथ के द्वारा जो मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया था सबसे प्राचीन माना जाता है। कली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? जो कली ग्रंथ में जो है इसको भोजक बोलते थे। मुखिया सबको क्या बोलते थे? भोजक बोलते थे। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। तो यहाँ पर गृहपति का अर्थ क्या होता है साथियों? दिया है धनी व्यक्ति। क्या होता है? धनी व्यक्ति। और ये जैन संगति हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रथम हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्रनीश की अध्यक्षता किया था। दूसरा 512 ईस्वी में होता है बल्लभी गुजरात। देवर्धि क्षमा श्रवण होता है। ठीक है, दूसरा जो है देवर्धि क्षमा श्रवण होता है। वही बात करते हैं बौद्ध संगति का, तो आपको बताए थे रावय पाकुआ का, यहाँ आप देख सकते हैं रावय पाकू और उसके बाद आकाश। ठीक है,
महावीर निष्क्रमण, फिर सर्वकामनी, मोगलीपुत्र, ठीक है, वसुमित्र। तो पहला जो होता है 483 में अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में होता है, जिसका कश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। दूसरा 383 ईस्वी में कालाशोक के द्वारा होता है, और वैशाली में इसका होता है स्थान, और सर्वकामनी इसकी अध्यक्षता करता है। तीसरा जो होता है 251 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, और अशोक के द्वारा होता है। पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र इसका जो क्या होता है, तो मोगलीपुत्र इसका जो है अध्यक्षता होता है। चौथा जो होता है प्रथम सदी में, ठीक है, 99 या 98 ईस्वी में होता है, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में, और वो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करता है। ये वाला क्वेश्चन साथियों, और ये वाला क्वेश्चन एकदम धरल्ले से, मतलब चारों क्वेश्चन जो फेमस है, इससे चारों से क्वेश्चन बनते रहता है। क्या साथियों, चारों से क्वेश्चन जो है आपको बनते रहेगा। आइए यहाँ पर कुछ राजधानी है उसको देखेंगे, ठीक है, कुछ राजधानी है, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी दिखाई दे रहा है। चलिए, क्लास में बच्चे का नो एंट्री है, ठीक है, अभी क्लास में मत आओ। चलिए, मगध की राजधानी राजगीर या फिर, ठीक है, राजगीर थी, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद करना है, न कि है, ठीक है, ये जो है न के बराबर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अंग की राजधानी चंपा, काशी जो वाराणसी अभी देख रहे हैं, बज्जी की वैशाली, कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ था, और चेदी की राजधानी शक्तिमती, मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा, असमक की राजधानी पोटली बोलते हैं, जिसको पोटन बोलते हैं, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ठीक है, और यहाँ पर दो तरह का था, अहिच्छत्र एवं कौम्पिली था, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो जयपुर पड़ता है, अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महिष्मती पड़ता है, और गंधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती पड़ता है। सुरसेन की राजधानी मथुरा पड़ती है, ठीक है, और कंबोज राजधानी हाटक, ठीक है। और यही वाला जो साथियों सुरसेन क्या था, ये तक्षशिला वाला जो है आपका जो है ये गंधार तक्षशिला, ये आपका आधुनिक अफगानिस्तान भाग में था, ठीक है, बाहर था, भारत के बाहर था, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं मौर्य काल, क्या पढ़ते हैं। अब आइए धनानंद का कहानी द एंड करेगा, और ये मौर्य काल की स्थापना करेगा। मौर्य वंश की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, धनानंद को टपका डाला था, और इस पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, यहाँ पर पन नामक जो है प्रचलित मुद्रा था। क्या था, पन नामक प्रचलित मुद्रा था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ पर इसमें आपको MBA याद रखना है, MBA, ठीक है, MBA। तो यहाँ पर देखिए हो गया आप चंद्रगुप्त मौर्य, 20 हो गया आपका बिंदुसार, एस हो गया आपका अशोक। तो इसमें ये ट्रिक लगाना। तो अशोक का भी उत्तराधिकारी पूछा है तो कुणाल था। कौन था, कुणाल था। कौन था साथियों, कुणाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का अभिलेख कौन है, तो विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस जो लिखा गया विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवयानी प्रियदर्शी था। मौर्य सम्राट का अशोक का ही नाम जो है इसको देवयानी या फिर देवान या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसको बहुत सारा शिक्षा दिया था और अखंड भारत का सपना दिखाया था। और वह जो है धनानंद को जो मार कर जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापना किया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म। इतना खतरनाक मिला था ना कलिंग युद्ध पर, ठीक है। खारवेल से, राजा खारवेल से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला साथियों, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में मुख्य रूप से मदद किया था तो चाणक्य ने। ये जो आपका चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था, बहुत ही खतरनाक आदमी था, ठीक है। चाणक्य नीति आपने पढ़ा होगा साथियों, कुछ ना कुछ उसकी बात जरूर सुना होगा। सांची के किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध कला का। सांची जो है किसका, बौद्ध कला का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो कारुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी था जिसने इसको क्या किया था, प्रभावित किया था। क्या किया था, प्रभावित किया था। चलिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेख के एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था, तो इसमें जो भाषा था मगधी का, ठीक है, मगधी भाषा का प्रयोग किया था। अगला, बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था, ठीक है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 श्रेणियों में। यही मेगास्थनीज साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, इसलिए यहाँ पर सवाल दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस प्रकार के पहलू पर प्रकाश डाला, तो राजनीति का। ये कैसा है, तो राजनीतिक सब्जेक्ट है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसा है, राजनीतिक सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कैसा है, राजनीतिक सब्जेक्ट है। अगला सवाल पर आइए साथियों। सांची का स्तूप किसने बनवाया था साथियों, तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। यहाँ पर सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के
दृष्टिकोण से सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, सांची की स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पर है प्रभु जी? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो है ये सांची का स्तूप है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को बनाया था राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा, उदयन ने किया था। और राजधानी जो बनाया था साथियों, कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था लकड़ी का। यहाँ पर क्या सवाल दिया है कुछ करके? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो बना था तो पहले लकड़ी का बना था, मुख्यतः लकड़ी का। किसका था? तो लकड़ी का था। बराबर जो है गया जिला की गुफा जो उपयोग किसने आश्रय के रूप में जो है प्रदान किया था? तो बराबर आजीविकों को, ठीक है, आजीविकों को क्या किया था? तो यहाँ पर जो है बराबर की पहाड़ियों जो है स्थित है गया जिला में, इसको आजीविक को जो है क्या किया था? आश्रय के रूप में प्रदान किया था। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम, ठीक है, भारत तक फैल गया था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, इससे पता चलता है कि पश्चिम तक जो है इसका जो है राज्य विस्तार फैल गया था। कहां तक? पश्चिम तक जो है इसका राज्य विस्तार फैल गया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ है। इसमें क्या बताया? स्वयं को जो है सिर्फ सम्राट बताया था। किसमें? स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेख जो है समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का जो लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। और अर्थशास्त्र जो लिखा गया किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। किसने किया था साथियों? तो मौर्य वंश ने जो है इस पे मगध के बाद जो है शासन किया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य का, यहां पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक सुप्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। साथियों बहुत ही फेमस तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसका पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। इसी में जो है साथियों विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है, वह क्या? इंडिका का पुस्तक। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत है। अशोक के जो शिलालेख में जो है प्राकृतिक भाषा है। प्रथम भारतीय समाज साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता है? इसको बचपन में बोलते थे विष्णुगुप्त। क्या बोलते थे इसको? विष्णुगुप्त बोलते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? तो मित्र है। सप्तांग सिद्धांत में जो बताता 7वां अंग, और आपको किसको बताता है? तो मित्र को बनाता है। ठीक है, किसके शासनकाल में? डीमेक्स, यहाँ डायमेक्स होना चाहिए साथियों। भारत आया था तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार, ठीक है, स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, कुम्हार स्थल जो प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र से कुम्हार स्थल प्राप्त हुआ है। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो पाटलिपुत्र का ही कुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र का ही प्राचीनतम स्थान है। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि का आधार का धर्म की स्थापना किया था? अशोक ने। किसने किया था ये? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि का आधार अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? तो देवानाम प्रिय की उपाधि से। ठीक है, देवनाम जिसको मिला था, इसी की उपाधि के कारण जो पता चलता है कि बौद्ध धार्मिक होते हुए भी हिंदू धर्म से वो जो आस्था नहीं छोड़ा था। किससे? हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ा था। चलिए, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो सर्वप्रथम अंग्रेज था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसी ने एक जो है मुद्रा के बारे में बताता है, नाम देता है कौन? पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क मुद्रा के बारे में बताता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नहीं। चलिए इस स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर द इंड हुआ साथियों, यहाँ पर द इंड तो अभी नहीं हुआ है।
चलिए यहाँ पे हमारा बचा है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था। तो ये भारभुआ स्तंभ में बताया था, ये आपने पढ़ा। मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या रहा था? तक्षशिला रहा था। क्या था? तक्षशिला था सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ ही था। ठीक है, बृहद्रथ ही था अंतिम मौर्य सम्राट और संस्थापक था, लेकिन ये अलग वाला बृहद्रथ है और अलग वाला था। ठीक है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी। ठीक है, कालसी जो है उत्तराखंड में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप जो है, सांची जो है इसी अशोक स्तंभ के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन भारत के वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्या किया था? अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। कलिंग युग विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर सवाल। तो शिलालेख जो है कि 13वां में, ठीक है, 13वां शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में जो क्या मिलता है? तो जो मिलता है कलिंग युद्ध का विजय वर्णन। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है मेगास्थनीज आता है और इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 में। सेल्यूकस निकेटर जो आता है इसको जो 305 ईस्वी में जो पराजित करता है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। किसका उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुजरात को क्या कहा, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष कहते। तो गुप्तचर जो काम करते थे ना, गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष मतलब क्या होगा? बहुत ही बढ़िया आदमी जो एकदम तल्लीनता के साथ जो है अपना सब चीज़ कर पाए, तो गुड़ पुरुष कर देता है। ठीक है, गुप्तचर। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। ठीक है, मिस्र का राजा तुरमय था। ठीक है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। ठीक है, शूद्र के लिए आर्य शब्द जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरण में विभाजित है। कितना? 15 अधिकरण में। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो क्या किया? तो इसको जो करता है साथियों, भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति जो है को सदा के लिए त्याग देता है। क्या करता है? इतना खतरनाक से मार मारता है सबको कि खून खून लहू लुहान हो जाता है, और यह क्या इसको देखकर जो है ये क्या करता है? शस्त्र ही त्याग कर देता है। क्या करता है? शस्त्र ही त्याग कर देता है। ठीक है, अब ये शस्त्र त्याग कर देगा तो इसके दो है द एंड होने वाले हैं। ठीक है, तो अशोक जो शिलालेख रॉक एडिक्ट बोलते हैं, संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उसमें शामिल है। तो दूसरा एवं 13वां में। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है संगम राज के बारे में जानकारी बताते हैं, दूसरा एवं 13वां में। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटा बेटी को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजी गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख किस भाषा का प्रयोग हुआ? खरोष्टी लिपि का। तो आपको बताना है कि जो है पाकिस्तान है और जिसमें मनसेहरा है और शाहबाजी गढ़ी है, पाकिस्तान से ही इसमें जो खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया था? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप जूनागढ़, ठीक है, इस अभिलेख में किया गया है। अब आइए साथियों मौर्य उत्तर काल, मतलब इस मौर्य के बाद का काल को पढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश पर जो है पुष्यमित्र शुंग ने नींव डाल दिया था। ठीक है, कर्ण वंश या कानु वंश का संस्थापक जो वसुदेव को माना जाता है। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। ठीक है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? यही पुष्यमित्र शुंग का ही था। और सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख जो किस राजा द्वारा जो लिखा गया है? तो यह शक राजा द्वारा रुद्रदामन द्वारा लिखा गया। शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जो है लंबा अभिलेख लिखा गया, सबसे लंबा अभिलेख लिखा गया। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख लिखा गया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र से शुरू किया था। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से शुरू किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम साथियों स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? कड़फिसेस ने। ठीक है, कड़फिसेस II ने। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भीम कड़फिसेस भी शायद बोलते हैं, भीम कड़फिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, किस वंश के शासक ने
क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? क्षत्रप प्रणाली का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है साथियों। शकों ने क्षत्रप प्रणाली का जो प्रयोग किया, शकों ने प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में विकास सबसे ज़्यादा किस कला में हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। विकास सबसे ज़्यादा किस में हुआ था? तो वास्तुकला में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक विकास जो है किसके द्वारा था? तो ग्रीकों के द्वारा। सैनिक विकास जो है, ठीक है, सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीक के द्वारा सैनिक शासन लाया गया था। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया साम्राज्य जब आ रहा है तो इसका मतलब आपको ISP के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ था? तमिल एवं चेरों का। रोम के साथ जो तमिल और चेर जो है व्यापार किए थे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्य के अधीन। किसके अधीन? तो मौर्य के अधीन सातवाहनों ने पहले जो स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य किया था। सातवाहन सब जो है बाद में जो क्या बन रहे हैं? राजा बन रहे हैं। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था। महानतम नेता कौन था? कनिष्क था। और इसी के काल में आपको साथियों चौथा बौद्ध संगति देखने के लिए मिला होगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। यहाँ पर जो है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक का जो है गांधार शैली मिश्रण है। ठीक है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर मतलब सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण। ठीक है। कैसर मतलब सीजर की उपाधि कुषाण ने किया था। प्राचीन भारत में सबसे नियमित रूप से सोने का सिक्का कुषाण ने चलाया था। ठीक है। एकदम बढ़िया रूप से चलाना शुरू कर दिया था, कुषाण ने किया था। ठीक है। यही जो कुषाण, और सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जो है सोने का सिक्का जो जारी किया था, सर्वाधिक मात्रा में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ठीक है। यह जो है क्या करेगा? यह शीशा का सिक्का चलाएगा। ठीक है। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बौद्ध का जो खड़ी प्रतिमा है किस काल में बनाया गया था? तो कुषाण काल में बनाया गया था। किस काल में बनाया गया था? कुषाण काल में बनाया गया था। किस काल में? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश। कण्व वंश ने राज किया था। किसने किया था? कण्व वंश ने राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ये कौन था? चीनी जनरल था। कौन था? चीनी जनरल था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का किसने जारी किया था? तांबे को जारी किया था सर्वाधिक में तो ये कुषाणों ने। तांबा का भी सर्वाधिक कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है तो यह 57 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। यहाँ 58 कहा था, यहाँ 57 दिया है। 58 ईसा पूर्व में आरंभ होता है और शक संवत जो है 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखना है। सातवाहन शासक की राज की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। यहाँ की राजभाषा कैसा था? प्राकृत था। जो कला भारत और ग्रीक यूनानी का मिश्रण उसको बोलते हैं गांधार कला। ठीक है। भारत और यूनानी जिसको ग्रीक बोलते हैं मिश्रण को क्या बोलते हैं? गांधार कला बोलते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर। ठीक है। पेशावर, ये ध्यान रखना है। और पुरुषपुर या दूसरा नाम क्या है? पेशावर। यहाँ पर दिया ही है साथियों। ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पर फैक्ट की आवश्यकता नहीं, सब कुछ दिया है। चरक किसके राज का चिकित्सक था? तो ये चरक जो आप देखे होंगे। ठीक है। यह कनिष्क के शासनकाल में चरक रहते थे शैल्य चिकित्सा। ठीक है। शैल्य चिकित्सा करते थे, चीर फाड़ वाला काम। ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? ठीक है। गांधार कला। ठीक है। गांधार तक्षशिला जो प्रसिद्ध था गांधार कला के कारण प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अत्यधिक मात्रा में हुए? तो मथुरा और संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा कुषाणकालीन मूर्ति का जो है मात्रा संग्रहित है। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त या भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन ने। क्या किया था? गांव में दान देना शुरू कर दिया था सातवाहन। सब ने पहले तो क्या करता है? शीशा का सिक्का चलाता है, बाद में क्या कहता है? गांव में दान करना शुरू कर देता है, तो सातवाहन ने करता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों के द्वारा जो पर्दा प्रथा जो स्टार्ट होता है, पर्दा प्रथा जो यूनानियों के द्वारा स्टार्ट होता है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। और इसी से इसको ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए जो है सोनों का सिक्का जारी करता। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने किया था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क ने। ठीक है। कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक है।
और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थित है, ये भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में। कहाँ पर? भारत में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही से शिक्षा प्राप्त किया था। प्राचीनतम कलिंग महान शासक कहाँ का थे? खारवेल का, ठीक है। कलिंग शासक कहाँ था? खारवेल का था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो कनिष्क। बुद्ध का जो मतलब फोटो लगाया था कनिष्क ने लगाया था। योधेय सिक्कों का जो किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय। योधेय सिक्के पर जो कार्तिकेय भगवान का फोटो मिलता है, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन। क्या था? 81 ईस्वी सन था। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो जो कनिष्क था, ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष बुद्धचरित जो लिखता है अश्वघोष, ये कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल से। बाल विवाह कहाँ से स्टार्ट हो गया? कुषाण काल से हुआ था, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी मतलब ग्रीक आकृति के सम्मिश्रित है उसको बोलते हैं गंधार शैली। ग्रीक और भारत वाला मिला हुआ किसको बोलते हैं? गंधार शैली बोलते हैं। सातवाहनों की राजधानी, ठीक है, कहाँ थी? अवस्थित थी ये अमरावती। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? अमरावती। याद रखेगा, सातवाहन लोग का राजधानी कहाँ थी? अमरावती। सातवाहन वंश की राजधानी अमरावती थी। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में, ठीक है। इसका जो सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो है आपका जो है आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? तो ये मत्स्य पुराण से संबंधित है। जैसे मौर्य का भी पूछा जाता है, मौर्य वंश जो किस संबंधित है? तो विष्णु पुराण से संबंधित है, ठीक है। गुप्त जो है किससे संबंधित है? तो ये वायु पुराण से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्व योगदान किस क्षेत्र में होता? तो विधि के क्षेत्र में, ठीक है। विधि मतलब हो गया नियम कानून के क्षेत्र में था, ठीक है। अब आइए संगम काल पढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के काल है संगम काल, ठीक है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम काल का जो है संगम काल में उरेयूर ये जो है किसके लिए था? व्यापार का महत्व केंद्र था। कपास का व्यापार का महत्व केंद्र था, इसीलिए, ठीक। तोल्कापियम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तोल्कापियम से संबंधित, तोल्कापियम जो है ग्रंथ से संबंधित है व्याकरण और काव्य से, ठीक है। और तोल्कापियर ने ही इसको लिखा था, ठीक है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में। कुरल जो है तमिल भाषा में। किस संगम युगी में राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य, ठीक है। संगमों का आयोजन किया गया था 3 संगमों का पांड्य के समय किया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी, ठीक है, पत्नी, ठीक है, पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेन गुट्टुवन ने क्या किया था साथियों? इसको लाल चेर के नाम से जानते थे। इसने क्या था? कन्नगी जिसको पित्तिनी के मंदिर का निर्माण करा था सेन गुट्टुवन ने। कौन? सेन गुट्टुवन ने, ठीक है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किसने संबंधित है? किससे समय? हिंदू धर्म से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बहुत फेमस है साथियों, ठीक है। तमिल भाषा का जो शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई और गौरव ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है? तोल्कापियर का जो तोल्कापियम है यही जो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है संगम युग का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह? तो चेर का, ठीक है। मुजरिस जो है ये चेर का जो प्रमुख बंदरगाह। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? तो ये कार्तिकेय का। मुरुगन जो स्कंद कार्तिकेय का जो सदृश है, ठीक है। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए, ठीक है। कौन को एवं मनन? तो राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तमिल काव्य का जो है शिल्पाधिकारम किसको बोलते हैं? तो इलियड जो बोलते हैं शिल्पाधिकारम को बोलते हैं। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर, ठीक है। केरल पर चेर वंश का शासन था, ठीक है। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन गुट्टुवन, ठीक है। सेन गुट्टुवन जो है इसका प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। चोल का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल। चोल जब आया तो इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? यहाँ पर देखिए चोल वंश का, तो ये करिकाल था। और चोल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उरेयूर था। उरेयूर प्रसिद्ध वहाँ जो केंद्र था उरेयूर था।
टोल्कापियम की रचना जो टोल्कापियर ने किया था, टोल्कापियर की रचना पीएम की रचना टोल्कापियर ने किया था, ठीक है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, तो मनरम, मनरम क्या कहा जाता है, तो मनरम कहा जाता है। पांड्यों की राजधानी क्या थी, तो मदुरै थी। पांड्य की राजधानी कहाँ थी, पांड्यों की राजधानी साथियों मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, कहाँ थी, मदुरै थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ये जो तमिल का ग्रंथ है गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है, विद्वानों। संगम का अर्थ क्या आता है, तो विद्वान सबका जो है इसको बोलते हैं संगम। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था, पांडे नरेश, ठीक है। ऑगस्टस जो है 20 ईसा पूर्व में स्ट्रेबो ने बताया कि भेजा था किसके दरबार में, तो पांडे नरेश के दरबार में भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहते हैं, मणिमेखलाई को। तमिल काव्य का ओडिसी बोलते हैं मणिमेखलाई को। किसको बोलते हैं, मणिमेखलाई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल ने की थी। किसने, तो करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है, तो ये कार्तिकेय जी का जो है सदृश है, ठीक है। ये कार्तिकेय जी का सदृश है। अब आइए आगे क्या हमारा संगमों का आयोजन। तो जिस तरह से बौद्ध का आयोजन हुआ, ठीक है, जैन का आयोजन हुआ, तो संगम का भी आयोजन होता है। तो प्रथम संगम आयोजन जो स्थान मदुरै में होता है और इसकी अध्यक्षता अगस्त्य फिर अगस्त ऋषि जिसको बोलते हैं किया था। द्वितीय संगम का अध्यक्षता जो कपाटपुरम अलेबे में हुआ था और इसका भी अगस्त ऋषि ने किया था। तीसरा होता है ये भी मदुरै में होता है, ठीक है, नक्कीर ने होता है, नक्कीर होता है। कौन है, नक्कीर की अध्यक्षता में होता है। तो संगम का भी आपको याद रखना है, 3 को जो है क्या होता है, संगम में आयोजन होता है, ठीक है, 3 को आयोजन होता है। अब आइए यहाँ से गुप्त काल के स्टार्ट होता है, ठीक है। गुप्त काल की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, मौर्य, ये जैसे क्या बोलते हैं, नारद पुराण से। गुप्त वायु गुप्त, नारद पुराण, गुप्तचर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो गुप्त पुराण, गुप्त में वायु रहता है। गुप्त साम्राज्य के विषय में वायु पुराण से मिलते, ठीक है, नारद पुराण या फिर वायु पुराण। आप लोग जो बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इसको स्किप कर दें, सवाल देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त था, ठीक है, श्रीगुप्त था। और ये सामंत थे किसके, तो कुषाणों के सामंत, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के सामंत जो है फिर राजा बनते चले जाते हैं, ठीक है, सामंत थे, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट थे। सबसे ज़्यादा गुप्त काल का इसका नाम फेमस है, आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। कैसा था, संस्कृत था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, स्कंदगुप्त ने, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हुनों का आक्रमण करने से रोका था, ठीक है। हुन आक्रमण स्कंदगुप्त, ठीक है। और भीतरी जो है भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापित कला के लिए। कला और स्थापित कला के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों किसने संबंधित है, तो गुप्त काल से। अजंता का जो कलाकृति देखते हैं गुप्त काल से ही संबंधित है। कवि कालिदास के राज कवि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार का था। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं। और कालिदास जो है आप जो देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसी के दरबार के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो बौद्ध से। अजंता जो देखते हैं अजंता के गुफा, तो इसमें बौद्ध धर्म का चित्रकारी है, ठीक है। उत्तर गुप्त युग में, ठीक है, जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था और कुमार गुप्त ने बनाया था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से। किससे, तो भानुगुप्त से है। फयान किसके शासनकाल में भारत आता है साथियों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। फिर से आन, ठीक है, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, ठीक है, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। चल फिर से हिस्ट्री को पूरा पढ़ जाते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको होता है, स्वर्णिम युग जो बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन एज गुप्त काल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गुप्त काल को ही बोलते हैं। फयान कहाँ का निवासी था साथियों, तो ये आपका चीन का था, ठीक है। फयान चिंगचोंग देखते हैं चीन का निवासी था, ठीक है। सेतुबंधु का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक था, तो वाकाटक वंश का। सेतुबंधु का रचनाकार कौन है, प्रवरसेन है और ये वाकाटक वंश से संबंधित था, ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को। और इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो सिक्का पर ये क्या क्या है, तो सब बीनों बजाते हुए फोटो जो खिंचाया है, ठीक है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में
सक्रोपम, सक्रोपम कहा गया है, तो कौम स्तंभ लेख है, ठीक है, इसी में इसको सक्रोपम कहा गया है। फाह्यान और वैनसांग किनके राज्यों की देखी थी? फाह्यान ने देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, और वैनसांग ने देखा था हर्षवर्धन। हो से हर्षवर्धन हो गया, और ठीक है हो से वैनसांग हो गया, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। धनवंतरी, धनवंतरी दास जी महाराज की जय। धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। कैसा था? गुप्तकालीन की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो यहाँ पर देखिए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये क्या है? तो गुप्त काल का जो है सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, एकदम सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार गुप्त काल का है। अजंता की गुफा, किन गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता में जो हुआ है 16, 17 और 19 का जो निर्माण हुआ है, ये आपका गुप्त काल में है। 16, 17, 19, 16, 17, 19 जो हुआ है गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है। कौन है अमरकोश के लेखक? अमर सिंह है। ये किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। गुप्त संवत जो है 319 और 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत का स्टार्ट कौन करता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट करता है 319-20 के ठीक है। चंद्रगुप्त वन मतलब फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य पर किया था? तो अपने राज्यारोहण, ठीक है, जब बैठा था राज्यारोहण करवाया था, तो ये स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? स्टार्ट किया था, ठीक है। नगरों का जो है क्रमिक पतन का काल एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसका? तो ये गुप्त काल की। किसका था विशेषता? तो ये गुप्त काल का था। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा जो है मंदिरों को क्या कर दिया था? अधिक गांव जो दान दे दिए थे दिल्ली के। और ये जो है पहले गांव देने की प्रथा कौन शुरू किया था? सातवाहन ने शुरू किया था, ठीक है। दिल्ली के महरौली कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित, ठीक है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो लौह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त की स्मृति है। कहाँ पर? तो दिल्ली का महरौली जो वस्तु कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, यहीं पर। किसका है? तो ये चंद्रगुप्त का है। किसका? चंद्रगुप्त का जो है स्मृति है। क्या है? चंद्रगुप्त की प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र, ठीक है। मालविका अग्निमित्र का नाटक कौन है? नायक तो अग्निमित्र है, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त को जो है उसके सैनिक जो है उपलब्ध वर्णन मिलता है। किस काल में स्त्रियों को पुरुष की बराबरी थी? गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में जो स्त्रियों को पुरुष की बराबरी था, ठीक है। किस काल में? तो गुप्त काल में। चलिए साथियों बढ़ते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। बैटरी जो है डिस्चार्ज होने से पहले इसको जो है पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर भारत दिया है, लेकिन उस समय भारत कहा जाए, अभी कहाँ है आपका? कहाँ है साथियों? तो ये आपका पाकिस्तान में चला गया। अभी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। चलिए राजा, किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? तो देवगुप्त था, ठीक है। प्रथम चंद्रगुप्त शासक जिसने परम भागवत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आता है, परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। किसने किया था साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है सैन्य अभियान के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शक विजेता किसे जाना जाता है साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जो बोलता है, रजत मतलब चांदी का सिक्का, किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रजत सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। साथियों नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त शासक के बारे में पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ये गुप्त वंश साथियों हुआ था। अजंता गुफाओं के सरीखी जिससे गुफाएं मध्य प्रदेश में है, तो
बागधारा में, ठीक है, कहाँ, बागधार में स्थित है। अजंता की गुफाओं का सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में इसी तरह का जो है ये बागधारा में स्थित है। कहाँ, बागधारा में, बागधार में स्थित है, ठीक है। गुप्त वंश के किस अवधि में शासन किया था? तो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासक किया था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ जो है गुप्त काल में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? तो कुमार संभवम है, ठीक है। कुमार संभवम के लिखा है, देखिए यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो आपके कालिदास है। कौन है? कालिदास, कालिदास, ठीक है, कालिदास। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है तो एरन अभिलेख, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है इसी में सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। मिहिर कुल का संबंध है तो हुनों से, मिहिर कुल किससे संबंधित है? तो हुनों से संबंधित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है? तो ताम्रलिपि से। किससे? तो ताम्रलिपि से। गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपयक। देखिए, गुप्त शासक के द्वारा रुपयक कहलाते थे, ठीक है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये कुमार गुप्त को। कौन? कुमार गुप्त को साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। किसको? तो कुमार गुप्त को। ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त का नाम जो है ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े फेमस है, कुमार गुप्त को भूलना नहीं है। पांडुवर्धन मतलब भुक्ति प्रांत अवस्थित है तो उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? तो उत्तर बंगाल में पांडुवर्धन, ठीक है, भुक्ति प्रांत स्थित है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में जो स्थापित किया था? आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली, रामगुप्त जो रामगुप्त तांबा, ठीक है, तांबा, रामगुप्त तांबा हो जाएगा साथियों, रामगुप्त तांबा हो जाएगा। चलिए, कालिदास की किस कृति के लिए गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का गिनती जो है तो क्या होता है? तो जो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यों में इसका जो गिनती होता है अभिज्ञान शकुंतला का, ठीक है। और आविष्कार जो है गुप्त युग को ही है। अभी जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जो है गुप्त युग को ही है। दशमलव में निकालते हैं जो, समझ रहे हैं ना, 3.2/100 करेंगे तो क्या आएगा? इसी सब के विषय में जानकारी, ठीक है। विष्णु काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु भगवान थे, ठीक है। गुप्त काल के साथियों तो विष्णु भगवान थे, ठीक है। महरौली दिल्ली जो स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 4th सदी में, ठीक है। किस सदी में? 4th सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? यही कालिदास ने। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो ये गुप्त शासक ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा गुप्त शासक ने किया था। गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग, ठीक है, उपज का 6ठा भाग था, ठीक है। गुप्त काल में भू राजस्व दर, ठीक है, क्या था? भू राजस्व दर 6ठा भाग था। अब आइए गुप्त काल के उत्तर भारत प्रदेश जिसमें पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के बारे में जानते हैं साथियों। अब हमारे मंजिल को पहुंचने में कुछ ही चंद जो है बचे टॉपिक, ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने किया था, ठीक है। पुष्यभूति वंश सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वैनसांग आया था। हो से हर्षवर्धन, हो से वैनसांग, आपको नहीं बोलना। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। और एहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को उसका द्वितीय अशोक कहा जाता है साथियों। और बात करते हैं बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? हर्षवर्धन के, ठीक है। बाणभट्ट जो है किसके दरबारी के थे? हर्षवर्धन के थे, ठीक है। वैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14 वर्ष। वैनसांग जो आया था भारत में 14 साल रहा था, ये 15 साल 14 साल यहाँ दिया है। कुंभ मेला का प्रारंभ जो यही किया था, जो बहुत देखें आप लोग इधर, ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। 12 साल में जो एक दाल लगता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोका था, ठीक है। चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। किस पर? तो नर्मदा नदी के तट पर जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। कन्नौज कौन था? कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ठीक है।
हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में, प्रयागराज जो जब देखते हैं। ठीक है, और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। वो किसके उपलक्ष्य में? अपने तो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में भी यह भी करता है हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला, वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मथुरा था। ठीक है, मथुरा। ठीक है, मथुरा जो सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध था। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? थानेश्वर का। ठीक है, थानेश्वर का यह कवि बाणभट्ट निवासी था। ठीक है, और नागानंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन है साथियों? तो आपका हर्षवर्धन है। कौन है? तो हर्षवर्धन है साथियों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सम्राट हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कन्नौज व प्रयाग में। कहाँ पर? कन्नौज व प्रयाग में किया था। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार कौन है? यही है। ठीक है, तीनों का हर्षवर्धन है। ठीक है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धनों ने गुर्जरों को भी पराजित किया था हर्षवर्धन के द्वारा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए, आज भी भारत में वैनसांग को याद करने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो सियुकी लिखा है। ये सियुकी का रचना किसने किया है साथियों? तो वैनसांग ने लिखा है। ठीक है, एक फ्यूकी आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बताएं फ्यूकी के लिखा है। वैनसांग ने किस शिलादित्य कहा? वैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। गुप्त संवत के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भूभाग पर संगठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के बाद जो है हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक था। ठीक है, ये बोधि वृक्ष को शशांक जो कटवा देता है। ठीक है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था साथियों? वो आपका था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, इसका तुल्य वर्ष है तो 634। ये कुछ अजीब टाइप का सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया है साथियों। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंश से शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो है किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो वह ईस्वी आपका 556 + 78 634 होगा, ये जिसका दिया है फैक्ट। ठीक है, हर्ष के समय सूचनाएं विकसित पुस्तक निहित थी तो कलहन की। ठीक है, कलहन। ठीक है, कलहन जो संस्कृत में इतिहास लिखा है, कहाँ का? कश्मीर का। ठीक है, राजतरंगिणी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थापित की? थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर लिया था। कहाँ से? थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज ले गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन प्रयाग में बौद्ध जो ये जो किया था प्रयागराज में महासम्मेलन जो 12 वर्ष में प्रयागराज में आप बनाते हैं प्रयागराज मेला। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, इसका जो रोका था द्वितीय ने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशीय शब्द का प्रयोग किया गया था तो रेशम के लिए। कौशीय शब्द किसके लिए था? तो आपका यह रेशम के लिए था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? यिनितु। ठीक है, यिनितु के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या फोड़ फाड़ दिया था? तो यह आपको कमेंट में बताना है। शायद बख्तियार खिलजी था नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, चलिए मुसलमान का यहाँ कारण दिया है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे ये केरल में थे, इसका जन्म हुआ था। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो जोशी मठ है। ठीक है, द्वारिका है, पुरी है तथा श्रृंगेरी में है। ठीक है, 4 मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किया गया है। जोशी मठ है, द्वारिका है, पुरी तथा श्रृंगेरी में है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अध्यात्म से हाई है लेकिन ये आपका कहाँ से है साथियों? ये आपके जो है इतिहास के सवाल में पूछा जाता है। चलिए अब आइए प्राचीन भारत पर विविध जो है छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर करेंगे क्योंकि हमने वादा किया है कि पूरा इसमें जो एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है साथियों, सिस्टम भी हमारा ठीक ठाक से साथ दे रहा है वरना बीच में कट हो जाता है। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत
दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय किया था। शून्य की खोज किसने किया था? तो ये आपका आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज किया गया था। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थर के घेरी हुई समाधियाँ, मतलब कब्र के विषय में। ठीक है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है? तो पंचतंत्र में। ठीक है। 15 को क्या है भारतीय भाषाओं में और 40 को विदेशी भाषाओं में अनुवाद पंचतंत्र का किया गया है। ठीक है। न्यूमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों का व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? आपका नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना क्या है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच जो स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। चलिए, वो अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करा था? चार्ल्स विल्किंस ने जो अंग्रेजी में अनुवाद करवाया भगवत गीता को। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे। क्या थे? शिकार थे। किसने चाल्कोलिथिक एज को, मतलब किसको चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं? मतलब क्या साथियों? तो बोला जाए इसको ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। चाल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग को बोलते हैं। स्वप्नवास। ठीक है। स्वप्न क्या है? स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है? भास है। ठीक है। ठीक है, भास इसके लेखक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला, उस स्त्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग पर मौन है? तो मिलन-पद हो। ठीक है। आधुनिक मानव का हाल पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैनन मनुष्य। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। क्रो-मैनन पुरुष आधुनिक मानव का हाल पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो अरिकमेडू में रोमन सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, इसी के कारण। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? ब्राह्मणी से। कहाँ से? ब्राह्मणी से मिलता है। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। ठीक है, मानव द्वारा जो पहले प्रयोग किया गया था चावल था। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। ठीक है साथियों, कौन सा बंदरगाह पौड़ी के नाम से द पीपल्स ऑफ इरिथ्रीज लाल सागर का भ्रमण बोलते हैं? अज्ञातनामा लेखक का था ये अरिकमेडू। ठीक है, अरिकमेडू से होता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत, लेकिन इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को कवर नहीं करेंगे साथियों। इस वीडियो में हमने आपके समक्ष साथियों इतिहास का जो है पूरा एकदम एसेंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास को पूरा कवर कर लिया साथियों। ठीक है, तो इस इतिहास को हमने यहाँ तक कवर किया है। जो भी समय लगा हो साथियों, हम तो समय अभी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो कटिंग के बाद ही अपलोड होगा। तो हमने जितने भी टॉपिक बोले थे साथियों, तो टोटल के टोटल हमने साथियों कितने टॉपिक बोले थे? 10 टॉपिक बोले थे। क्या साथियों? 10 टॉपिक बोले थे। तो इस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, हमने 10 टॉपिक को कवर करने की बात की थी। ये 10 टॉपिक आपके बीच साथियों हमने कवर कर लिया है। ठीक है, 10 टॉपिक आपके बीच कवर कर लिया है। इतिहास के 10 टॉपिक कवर किया हमने। तो आप लोग को जो है थोड़ा सा इसमें जो है प्यार दिखाना है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा शेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का जो हमने 10 टॉपिक कवर कर लिया वन लाइनर के माध्यम से, जो कि आप किसी भी एग्जाम में अगर इसका फुल प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, आपको याद अगर हो जाता है बार बार देखने से, तो किसी भी एग्जाम के खोपड़ी में इतिहास से संबंधित आने वाले प्रश्न को छेद कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, इसी और उम्मीद के साथ लाइक कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, चैनल पर जो आइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।